अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube प्लस फेसबुक चैनल आज़ादी की कहानी के एक नए अध्याय और 17वें एपिसोड में। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण विगत 5 दिनों से मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के एक नए अध्याय और 17वें एपिसोड में। विगत लगभग 5 दिनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यद्यपि अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, मगर मैं इस अपने प्रोजेक्ट को और आपसे जुड़ने के इस लोग का संवरण नहीं करते हुए मैंने फिर से आपसे जुड़ना आवश्यक समझा, फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। अभी तक मैंने आपको उग्रवादी आतंकवादी आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर जो कुछ भी आपके सामने रखा, उम्मीद है आप लोगों को यह निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक और पसंद आया होगा। अब जो इस नए एपिसोड में जो विषय मैं आपके सामने लेकर जा रहा हूं, अभी तक तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैंने आपके सामने उग्रवाद और आतंकवाद की अवधारणा, उसकी पृष्ठभूमि, उसके क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी थी। अब हम आपको बिहार में उग्रवादी आंदोलन की ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। बिहार में उग्रवादी आंदोलन के ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो जब तक बिहार बंगाल प्रांत का एक अभिन्न अंग था, बंगाल के उग्रवादी आतंकवादियों की गतिविधियों का बिहार के नवयुवकों, छात्रों, बेरोजगारों, श्रमिकों एवं कृषकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था। उस समय बंगाल के उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रचार प्रसार तो हो जाता था, मगर बिहार के क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला जाता था। जब बिहार को बंगाल प्रांत से अलग 1 अप्रैल 1912 को किया गया, तब कहीं इस प्रांत के आतंकवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर अधिक प्रकाश डाला जाने लगा। बिहार से प्रकाशित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर टिप्पणी एवं लेख प्रकाशित किए गए। बिहार में कार्यरत अंग्रेज पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों का अत्याचार यहाँ के क्रियाशील उग्रवादी क्रांतिकारी युवकों, श्रमिकों एवं कृषकों पर अधिक बढ़ गया। यहाँ के उग्रवादियों में प्रशासन के इस दमनात्मक रुख के प्रति गंभीर प्रतिक्रिया हुई। बिहार प्रांत के एक तरफ बंगाल था, जहां क्रांतिकारी एवं आतंकवादी गतिविधियां अपने शिखर पर थीं। यह स्वाभाविक ही था कि बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर बिहार की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश भी था, जहां क्रांतिकारी गतिविधियों ने उग्र रूप धारण कर लिया था। वहां के क्रांतिकारी गतिविधियों ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर भी बिहार के युवकों तथा किसानों को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि बिहार की भूमि भी उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिक उपजाऊ बन गई। उग्रवादी आतंकवादी आंदोलन की गतिविधियों के प्रति बिहार वासियों की अभिरुचि
निरंतर बढ़ती चली गई। जब तक बिहार बंगाल का एक अभिन्न अंग था, तब तक बिहार में स्वतंत्र रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां अधिक सक्रिय नहीं हो पाई थी। यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति भावनाएं समाज के सभी वर्ग में विकसित नहीं थीं। इस समय बिहार के नवयुवकों में उच्च स्तरीय अंग्रेजी शिक्षा का अधिक प्रसार नहीं हो पाया था। उग्रवादी आतंकवादी क्रांति के विकास को प्रेरित एवं प्रभावित करने वाले तत्व भी इस प्रांत में 1905 तक अधिक विकसित नहीं थे। शिक्षित युवकों में बेरोजगारी की समस्या उतनी अधिक व्यापक बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में नहीं थी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ बेकारी की समस्या थी भी नहीं। शिक्षित वर्ग के युवकों में संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था, जो उनकी समस्याओं को उजागर करता और समाधान हेतु प्रयत्नशील होता। बहुत से बंगाली बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आकर बस गए थे, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के समर्थक थे। लेकिन तत्कालीन सूत्रों से यह भी पता चलता है कि अनेक ऐसे बंगाली भी बिहार में मौजूद थे जो अंग्रेजों के विरोधी थे तथा जिनका आतंकवादी गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं के प्रति ज्यादा झुकाव था। बिहार में बसे बंगालियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अधिक दयनीय नहीं थी। यहाँ पर बंगालियों का सामाजिक एवं आर्थिक शोषण भी नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते उनमें राजनीतिक गतिविधियां एवं आंदोलन के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं था। वे राजनीतिक गतिविधियों एवं आंदोलनों के प्रति उदासीन रहते थे। बंगाल से आकर बिहार में बसे इन्हीं लोगों के कारण समाज में एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। बिहार में नवोद्भूत मध्यम वर्ग विकसित हो रहा था और राजनीतिक चेतना जागृत हो रही थी। बंगालियों के शैक्षणिक स्तर की तुलना में बिहार के मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की शैक्षणिक स्थिति निम्न स्तर की थी। उनको उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए न तो अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध थीं और न ही उनके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन थे। जहां तक कार्यानुभव का प्रश्न था, बिहारियों की तुलना में यह बंगालियों में अधिक था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद से संबद्ध अंग्रेज पदाधिकारियों को बंगाली कर्मचारियों पर बिहारी कर्मचारियों की तुलना में अधिक विश्वास था। बिहारी कर्मचारियों का अंग्रेज प्रशासक संदेह की दृष्टि से देखते थे। गदर के तूफानी दिनों में बंगाली कर्मचारियों की परीक्षा अंग्रेज पदाधिकारी ले चुके थे और इन कर्मचारियों की वफादारी पर उन्हें पूरा विश्वास हो चला था। यही कारण था कि बंगाली कर्मचारियों को आसानी से नौकरी में रख लिया जाता था। इसको बिहार के लोग दो तरफा व्यवहार मानते थे। सरकारी प्रतिवेदनों के अध्ययन से पता चलता है कि 1906 में मुजफ्फरपुर में 11 कर्मचारियों का पद रिक्त था, जिसके लिए 21 प्रत्याशियों ने आवेदन किया। इनमें से 10 बंगाली एवं 11 बिहारी प्रत्याशी थे। सभी बंगाली प्रत्याशियों को नियुक्त कर लिया गया एवं बिहारी प्रत्याशियों में से मात्र एक को ही नियुक्त का अवसर प्राप्त हुआ। स्वाभाविक है कि इसे विवेधात्मक व्यवहार कहा जाएगा, जिससे बिहारी शिक्षित नवयुवकों में मानसिक क्षोभ एवं अलगाव की भावना विकसित हुई। और प्रासंगिक होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन बिहार में जो बंगाली बिहारी समस्या थी, उसका प्रारंभ केवल बिहारी तथा बिहार में बसे बंगालियों के अर्थात मध्यवित्त श्रेणी के पारस्परिक आंतरिक संघर्ष से ही हुआ। बिहारियों में यह भावना व्यापक रूप से विकसित होने लग गई थी कि अंग्रेज शासकों द्वारा किए जा रहे उनके शोषण में बंगाली नवयुवकों एवं कर्मचारियों का भी पर्याप्त योगदान है। यदि बंगाली नहीं होते तो स्वाभाविक था कि उन्हें ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता। इससे उनमें क्षोभ उत्पन्न होना स्वाभाविक था। उनमें परस्पर मतभेद मात्र इस बात को लेकर था कि बिहार में बसे बंगाली कहते थे कि वे खानदानी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, अतः उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन बिहार के मध्य श्रेणी के लोगों का कहना था कि बंगालियों के विचार एवं दावे में कोई तथ्य नहीं है, उनके इस दावे पर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। बिहारियों में भी नौकरी करने की प्रवृत्ति अधिक विकसित थी।
तथा उनमें भी नौकरी के लिए आवश्यक अर्हताएं उपलब्ध थी। उनका यह अभिमत था कि बिहारियों को बिहार में बंगालियों की अपेक्षा पहले नौकरी मिलनी चाहिए। यहाँ पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि बिहारियों एवं बंगालियों में संघर्ष का वातावरण केवल नौकरी से संबद्ध अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के चलते बना था। कभी कभी भूमि को लेकर भी उनमें आपसी मतभेद एवं तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। जनता को इस संघर्ष में कोई मतलब नहीं था। वे प्रायः इस मगमूली मतभेद एवं संघर्ष से उदासीन रहते थे। इतना तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि मध्यम श्रेणी के शिक्षित गुलामी एवं नौकरी के लिए लायक बंगाली और बिहारी अन्य वर्ग के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के नारे देते रहते थे। बेशर्मी से वे बिहार और बंगाल की संस्कृति की कस्में खाते रहते। यह एक मुख्य प्रेरक तत्व था जिसने आपसी मतभेद एवं संघर्षात्मक वातावरण को प्रेरित एवं प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बंगाली सरकारी पदाधिकारियों की हिमायत करते थे, जबकि बिहारियों में ईर्ष्या एवं क्षोभ की भावना निरंतर विकसित हो रही थी। पड़ोसी प्रांतों का भी प्रभाव साफ दृष्टिगोचर हो रहा था। बावजूद इसके, जहां तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रश्न है, बिहार अपने पड़ोस में संचालित गतिविधियों से अप्रभावित नहीं था। बिहार में पृथक प्रदेश का दर्जा प्राप्त होने से पहले भी उग्रवादी आतंकवादी घटनाएं हुई, जैसा कि भारत सरकार द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध आपराधिक घटनाओं की जांच के लिए गठित शेडेशन कमेटी के प्रतिवेदनों से स्पष्ट होता है, जिसमें आंदोलन के प्रथम चरण में भी आम लोगों की सहानुभूति थोड़ी बहुत मात्रा में उग्रवादियों को प्राप्त थी। राजनारायण बोस द्वारा देवघर में गोल्डन लीग नामक गुप्त समिति का गठन किया जाना, देवघर में ही वारेंद्र घोष का छात्र जीवन व्यतीत होना, रोहिणी गांव के तारनी प्रसाद के घर अरविंद घोष का आमद रफ्त, देवघर में ही बमों के निर्माण हेतु गुप्त केंद्रों का अस्तित्व और वहीं आतंकवादियों को बमों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाना तथा खुद्दीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी का बिहार को अपना कार्य क्षेत्र बनाना आदि ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उपर्युक्त कथन को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त हैं। पृथक राज्य बनाए जाने के पूर्व बिहार के आतंकवादी उग्रवादी आंदोलन को समाज के प्रायः प्रत्येक वर्ग का समर्थन और सहयोग प्राप्त था। इन्हें साधुओं, वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, शिक्षकों तथा महिलाओं का समर्थन प्राप्त था। वस्तुतः बाबाजी ठाकुरदास एवं उन प्रारंभिक चरण के आंदोलनों के संगठनकर्ताओं में से एक थे जिन्होंने बिहार में क्रांति की दीप शिखा प्रज्वलित की। भारतीय साधु समाज के वे एक प्रभावशाली सदस्य थे। आर्थिक रूप से संपन्न बाबाजी ठाकुर का संबंध बम निर्माताओं से था और उन्होंने बम बनाने वाले क्रांतिकारियों को पर्याप्त आर्थिक सहायता भी दी थी। उन्होंने प्रफुल्ल चाकी को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया था और वे डॉक्टर J.N. मित्रा के गुरु भी थे। सच तो यह है कि वे एक सच्चे देशभक्त भारतीय साधु थे जिनकी उग्रवादी अवधारणा में आस्था थी। पटना के एक वकील केदारनाथ बनर्जी का आवास बंगाल के अनेक प्रसिद्ध फरार उग्रवादी आतंकवादियों का आश्रय स्थल था। सारण जिले के हरपुर कोरा निवासी बनारसी सहाय के पुत्र वार एट लॉ सरयू प्रसाद का संबंध इंडिया हाउस से था और वे उसकी गतिविधियों में भाग लेते थे। उन्होंने न केवल मुकदमे में सावरकर के पक्ष से बतौर वकील पैरवी की थी, बल्कि गुप्त रूप से उन्होंने क्रांतिकारियों को पर्याप्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने वाले J.N. मित्रा पटना के उग्रवादियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उन्होंने द मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया।
जिसमें क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत लेखों को प्रमुखता से छापा जाता था। उन्होंने स्वयं अनेक ऐसे लेख लिखे जिनमें सरकारी कर्मचारियों के कार्यों के विरुद्ध अपनी भावना व्यक्त की। इस समाचार पत्र के संपादन में उन्हें युगांतर केस के फरार मुजरिम फणींद्रनाथ मिश्रा और हावड़ा गैंग केस से संबद्ध क्रांतिकारी सतीश चंद्र सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। डॉक्टर मित्रा ने अपने पत्र के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। एक विज्ञापन के जरिए उन्होंने युवा भारतीयों को राजनीतिक कार्यों के प्रशिक्षण हेतु चयन कर उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने हेतु उत्प्रेरित किया। इस योजना के क्रियान्वयन में केदारनाथ बनर्जी और लाहिरी एंड को बांकीपुर के भूतपूर्व मैनेजर पुनीत लाल ने उन्हें आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध अनेक यात्राएं की। उन्होंने नेपाल में जमा साधुओं को क्रांतिकारी गतिविधियों में उपयोग करने का असफल प्रयत्न भी किया। महाराष्ट्र और बंगाल के अनेक ऐसे विद्वान प्राध्यापक जो बिहार के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत थे, बिहार की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय अभिरुचि रखते थे। ऐसे प्राध्यापकों में प्रोफेसर मनसुखानी, पटना कॉलेज के सैयदनाथ सरकार और बीएन कॉलेज के प्रोफेसर के.एन. मित्रा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन प्राध्यापकों के संबद्ध अनेक क्रांतिकारियों एवं उनसे जुड़ी आतंकवादी घटनाओं से था। जहां तक विशेष रूप से यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व बिहार में क्रांतिकारियों को मुस्लिम समुदाय का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन युद्ध के पश्चात जब अंग्रेजों ने अपनी चिरपरिचित बांटो और शासन करो की नीति यहां भी लागू कर दी, तब आतंकवादियों को मुस्लिम समुदाय के सहयोग एवं समर्थन से वंचित हो जाना पड़ा। बावजूद इसके कुछ ऐसे भी राष्ट्रवादी मुसलमान थे जिन्होंने उग्रवादियों का समर्थन तो नहीं किया, परंतु कांग्रेस से संबद्ध होकर स्वातंत्र संग्राम में सक्रिय रहे। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि बिहार में इसके पृथक प्रांत बनाए जाने से काफी पहले से ही उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं और उग्रवादियों को समाज के प्रत्येक तबके का समर्थन प्राप्त हो रहा था। इस दौर के क्रांतिकारियों ने अपना संपूर्ण ध्यान राष्ट्रवादी संगठनों की स्थापना पर केंद्रित रखा। वे क्रांति के पूर्व एक व्यापक जानदार जनाधार के निर्माण हेतु प्रयत्नशील थे। उन्होंने उस समय क्रांति की गति को तीव्र करने और उसे खतरनाक मार्गों से आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने क्रांति हेतु आवश्यक धनराशि जुटाने हेतु डकैतियां डाली। निमेज मंदिर डाका कांड, जयपुर डाका कांड और गया डाका कांड इसके ज्वलंत प्रमाण है। उस समय के बिहारी क्रांतिकारी यह अच्छी तरह महसूस करते थे कि अस्त्र शस्त्र के अभाव में वे कुछ नहीं कर सकेंगे, अतः उन्होंने शस्त्र संग्रह हेतु भी अनेक प्रयत्न किए। उन्होंने विभिन्न माध्यमों से शस्त्र संग्रहित किए। दरभंगा, शाहाबाद, दुमका, गया, हजारीबाग, पटना आदि अनेक शहरों में क्रांतिकारियों ने हथियार प्राप्त करने हेतु अनेक चोरियां की। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।